अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इतने टाइम से रुका हुआ था, ये साइन कैसे हो गया कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज होगा। नमस्कार दोस्तों, आज 27 जनवरी 2026 को इंडिया और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन हुआ है, जो कि एक ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट है। जितने भी शब्दों में से कहा जाए वो कम है, क्योंकि ये कई सालों से बल्कि दशक से पेंडिंग पड़ा था। अब बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब है और इसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि सिर्फ ये एक टैरिफ कट का एग्रीमेंट नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से समझें, इसमें 24 चैप्टर हैं जो 3 बड़े एरियाज को कवर करते हैं। ट्रेड इन गुड्स है, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेड इन सर्विसेज हैं, IT प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सेट्रा, और इन्वेस्टमेंट और रेगुलेटरी कॉपरेशन, साइबर, बहुत चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इतने टाइम से रुका हुआ था, ये साइन कैसे हुआ? और यहाँ पे रियली आपको इसका श्रेय जो है ना, क्रेडिट जीवी ट्रंप को देना पड़ेगा। अब मानो या ना मानो, ट्रंप बाबा का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। अब जो है यूरोपियन यूनियन इतने समय से हिंदुस्तान के साथ उनके टर्म्स कंडीशन, एग्रीकल्चर, एग्री प्रोडक्ट्स, डायरी और इन सबको बहुत सारी चीज़ों को वजह से डील नहीं कर रहा था, वो क्रेडिट जीवी ट्रंप की वजह से हो गया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो 4th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ आ गई है साथ में, और ऐतिहासिक FTA किया है उन्होंने। अब देखिए हुआ क्या है कि ट्रंप रेगुलर टैरिफ की तलवार सबके ऊपर टांगे फिर रहे हैं, और उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि यूरोपियन यूनियन, जो कि उनका नेटो अलाय है, जिसके साथ सारे मिलके वो इतना आगे बढ़े हैं और जिनको एक वेस्टर्न पावर या एक वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है और बाकी एशियन और अलग अलग नाम दिए जाते हैं, और ट्रंप ने उन्हीं के ऊपर ही तलवार लगानी शुरू कर दी। हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया, UK के ऊपर टैरिफ की धमकियाँ दी। चलिए कनाडा के साथ तो वो जो कर रहा है, लेकिन वो EU से बाहर है, लेकिन कनाडा के साथ इतना कुछ किया। हाँ, चाइना के साथ कुछ नहीं कर पा। क्यों? क्योंकि चाइना बोलता है कि भाई ले लो पंगा, तो फिर रेयर एलिमेंट्स ले लेना जहां से लेने हो। और ट्रंप खुद ये बोल चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, दैट ही इज अ मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ डील्स। मतलब उनसे बेहतर आर्ट ऑफ डील कोई नहीं कर सकता। बेसिकली वो एक प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर की तरह अपने आप को पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे सारा क्या हो रहा है कि हाल फिलहाल अभी देखिए, रात की बात है कि साउथ कोरिया को धमका दिया। मतलब आप ये समझ के चलिए कि जिनके साथ वो डील कर भी लेते हैं, वो उनका कागज पे लिखा हुआ जो है वो भी मानने लायक नहीं है ट्रेड डील। जापान के साथ किया, सरकार खत्म हो गई। वेनेजुएला से तो उठा के लाए प्रेसिडेंट, UK को धमका दिया, कनाडा की ऐसी तैसी फेर रखी है, और यहाँ पे अब उन्होंने रात को साउथ कोरिया को भी धमका दिया कि भैया तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, और जो तुमने हमारे ट्रेड डील कर रखा है अब वो मानेंगे नहीं, 25% टैरिफ बढ़ा देंगे तुम्हारे। अब हो क्या रहा है, इस वजह से डिबेसिंग ऑफ डॉलर हो रहा है। अब कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। वो कोई कहता है कि डिबेसिंग ऑफ डॉलर जो हो रहा है वो US खुद कर रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू शिफ्ट फ्रॉम अ कंज्यूमर इकोनॉमी टू अ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। मतलब वो बेसिकली प्रोडक्शन खुद अपने इन हाउस करना चाह रहे हैं और अपने डॉलर को खुद ही कम कर रहे हैं, और वो खुद उसको डॉलर को बेस करेंसी होना नहीं चाहते हैं। अब ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है और एक अलग चैप्टर है, इस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। और इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर जो है वो बाकी कंट्रीज़ का, एशियन कंट्रीज़ और बाकी रशिया, इन सब कंट्रीज़ का, ब्राज़ील, इनका एक बेस बनता जा रहा है, जिसकी वजह से इनके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स और लोकल मार्केट्स में बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो 27 कंट्रीज़ का एक समूह है, वो बेसिकली व्हाट दे रिक्वायर इज अ बिगर मार्केट। अब US जब अपने आप को, US ने उनको ये बोल दिया भैया कि हम नेटो के अंदर तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं देंगे। सदियों से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो हैं उनको बोला गया कि तुम माइग्रेंट्स को लो, इनटेक करो माइग्रेंट्स को, उनको एक फिक्स्ड डॉलर्स के अंदर पेमेंट करो, उनको रहने को दो, उनको आश्रय दो। पोलैंड को छोड़ के सब कंट्रीज ने माइग्रेंट्स लिए, और आप जानते हैं वहाँ क्या हालत है पूरे यूरोपियन यूनियन की। जहाँ से उन्होंने माइग्रेंट लिए, उनके वीडियोस आप देखेंगे, उनकी न्यूज़ रोज सुनते ही हैं हम लोग, अपने ट्विटर और बाकी हैंडल्स पर उनको कवर करते ही हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ उन्होंने ये सब क्या हालात क्रिएट किए, और उसके बदले में उन्होंने ये बोला US ने कि हम आपको डिफेंस प्रोटेक्शन देंगे। अब ट्रम्प साहब कहते हैं कि जी हम वो डिफेंस प्रोटेक्शन और ये सबसे वो हाथ खींच रहे हैं।
अब डिफेंस प्रोटेक्शन से वो हाथ खींच लेंगे तो यूरोपियन यूनियन के पास जो डिफेंस अम्ब्रेला है वो चला जाएगा। और यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से जो रशियन ऑयल और रशियन एनर्जी जो यूरोप के पास जाती थी वो रुक चुकी है। अब अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में सॉल्यूशन निकल आता है तो उनकी ऑयल लाइंस और ये सब चीजें चालू हो जाएंगी यूरोपियन यूनियन की। इस सर्दी के अंदर कई कंट्रीज ऐसी हैं यूरोप की जो एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से कई बार रिपोर्ट्स आती है वो प्रॉब्लम है। अब वो एनर्जी उनके पास नहीं जा रही। अब वो एनर्जी वो कहां से सोर्स करेगा यूरोप? दे आर बाय डिफॉल्ट उनको यूएस से लेना पड़ेगा। और यूएस ने एनर्जी के लिए क्या किया? वेनेजुएला पे हाथ फेर दिया। वेनेजुएला को बोला कि भैया अब तुम्हारे अंदर हम अपना प्रोडक्शन और ये सब लगाएंगे और जितना प्रॉफिट होगा वो आधा आधा। और वो ऑयल वगैरह कहाँ जाएगा? यूरोपियन यूनियन में। या इंडिया को धमकाया जा रहा है उस ऑयल के लिए। सो बेसिकली क्या है, यूरोपियन यूनियन नीड्स मार्केट एंड सप्लाई। सो यूरोपियन यूनियन क्या उनको जो ऑयल चाहिए वो कहाँ से ले रहे थे? तो यूरोपियन यूनियन वो ऑयल रशिया से नहीं ले सकते थे क्योंकि प्रॉब्लम है। तो व्हाट दे वर डूइंग, वो ऑयल रशिया से इंडिया आता था, यहाँ से प्रोसेस होके देन इट यूज टू गो टू यूरोप। एंड ट्रम्प को प्रॉब्लम था कि भैया ये कैसे हो रहा है, ये सब कुछ धमकाया, सबको धमका रहे हैं। यूरोपियन यूनियन नीडेड अ मार्केट, वन द मार्केट। सेकंड जो यूरोपियन यूनियन को चाहिए था वो स्किल्ड लेबर चाहिए। सी इंडियंस जो हैं दे आर नंबर वन। आप माने या ना माने, यूएस को ले लीजिए, यूरोप को ले लीजिए, इंडियन वर्कफोर्स या इंडियन जो लोग हैं स्किल्ड लेबर, they are the number one people and they rise as the biggest contributor to foreign contributors to the local economy by way of taxes and the performance। तो यूरोपियन यूनियन को वो इंडियंस चाहिए और इंडिया के पास इंडियंस हैं। तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज का रीजनिंग जिसकी वजह से एक ऐतिहासिक डील हुई है। आप इतना समझ के चलिए कि ग्लोबल जीडीपी का 25% हिस्सा है जो ये डील हुई है और 2 बिलियन लोग इन्वॉल्व हैं। ग्लोबल ट्रेड का 1/3 हिस्सा है इस डील के अंदर। इस डील को करने के लिए यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन इंडिया आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें होस्ट किया और कल रिपब्लिक डे के अंदर भी वो एज ए चीफ गेस्ट थे। देखिए, जो इंडिया ईयू का ट्रेड है वो 2024-25 24-25 के डाटा के हिसाब से दैट इज क्लोज टू 136 बिलियन यूएस डॉलर्स। और इंडिया और का जो एक्सपोर्ट है दैट इज 75.8 बिलियन, इंपोर्ट्स इज क्लोज टू 60.6 बिलियन। और ये बहुत बड़े नंबर्स की बात की जा रही है। एंड दे आर जो एंटिसिपेशन है वो ये है कि 2030-32 तक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ट्रेड है वो इससे फ्री हो जाएगा। इस डील के अंदर लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का बेनिफिट है जो दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो भी इंडिया और ईयू के बीच में जो भी या इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के बीच में जब भी एफटीए की बात चलती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहता है वो इंडिया का डेयरी, सीरियल, पोल्ट्री, सोया मील्स और फ्रूट वेजिटेबल्स और इन चीज़ों की वजह से, जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कंसर्न भी है इंडिया के लिए, उसकी वजह से हर डील पे एक फुल स्टॉप लग जाता है। और ईयू के साथ भी इसी संदर्भ में लेके प्रॉब्लम चल रहा था। अमेरिका को इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और यूरोपियन यूनियन भी अपनी कंट्री के हिसाब से दे वर एडमेंट अबाउट कि हमें इंडिया के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को इसमें इंक्लूड करना है। लेकिन मोदी सरकार और हमारे बेहतरीन एफर्ट्स और इस डील के अंदर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। दे ऑल हैव बीन शील्डेड। ओवर 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट विल गेन प्रेफरेंशियल एंट्री इनटू यूरोप। मार्केट एक्सेस जो है वो 144 सर्विसेज के सब सेक्टर्स के अंदर भी किया जाएगा। 20 ट्रिलियन की मार्केट जो 27 कंट्रीज के अंदर है, नेशंस के अंदर है, वो इंटीग्रेट हो जाएगी इंडिया के साथ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो इंडिया करता था वो हमेशा एक नेगेटिव उसमें रहता था क्योंकि ईयू का पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम जो कि इंडिया के कॉम्पिटिटर है टेक्सटाइल, लेदर और कई चीज़ों के अंदर, उनको उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ था डील के हिसाब से। नाउ दे इंडियन प्रोडक्ट्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब लेट अस टॉक अबाउट सम बेनिफिट्स टू ईयू। देखिए, ईयू को क्या है ना, स्किल वर्कफोर्स चाहिए थी। स्किल वर्कफोर्स मोबिलिटी का एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। ईयू अपना स्किल वर्कफोर्स ऑफिस इंडिया में खोलने जा रहा है और कई ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया खोलेगा जिससे इंडिया टैलेंट को ईयू में जगह मिलेगी, ईयू में बुलाया जाएगा एंड दे विल बी वेल रिकॉग्नाइज्ड। अभी यूएस का क्या कह रहा था, H1B वीजा के लेके दे वर थ्रेटनिंग इंडिया। अब यहाँ से जो इंडियंस हैं जो यूएस के अंदर हैं
एंड जो अपना टैलेंट लेके बाहर जाते हैं दे आर कॉल्ड फॉर, तो अब वो दे विल बी गोइंग टू यूरोप एंड दे विल बी सेटिंग सेंटर्स इन इंडिया और उनको लेके जाएंगे। यहाँ पे जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर है दैट वाज इन डेस्परेट नीड ऑफ कोलैबोरेशन, स्कॉर्पियन हो जाए या रोल्स रॉयस के इंजन्स हों जो कि जेट्स के अंदर यूज होते हैं, या जर्मन टेक्नोलॉजी हो गई। और अगर ये डिफेंस डील जो इसका एक पार्ट है, अगर ये कोलैबोरेशन वर्क करता है, जो इस पे आगे वर्क चलेगा, तो वी आर लुकिंग एट की मेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब अगर ये ट्रांसफॉर्म होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में तो, एंड आई होप सो कि ये डील कुछ इस प्रकार से हुई होगी कि क्योंकि अभी डील नई नहीं है कि द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विल बी कंप्लीट, मतलब किया जाएगा डिफेंस के अंदर, एंड कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसे इंपोर्ट करके किया जाए। एंड होप सो कि डिफेंस चीज़ें इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ करी जाएंगी। ऑलरेडी इंडिया फ्रांस के बीच में राफेल की डील लगभग फाइनल है। अब यहाँ पे सबसे कमाल की बात आती है कि जब आप इन सब लोगों की स्पीच सुनेंगे, खासकर नरेंद्र मोदी जी ने बोला, वॉन्डर ने बोला और कॉस्टा ने बोला जो प्रेसिडेंट है, आप इनकी स्पीच सुनेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा ये अंदेशा है कि इंटरनेशनल पीस और बाकी चीज़ों पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, और पीएम मोदी को खासकर इन लोगों ने कहा है कि इंटरनेशनल पीस के अंदर हम एक योगदान समझ रहे हैं, तो व्हाट आई फील लाइक इज कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज होगा वो पीएम मोदी के थ्रू ही होने वाला है। सी, रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, सबकी कमेंट्री के अंदर यूक्रेन का नाम बोला गया है, ठीक है, एंड यूरोपियन यूनियन विल बी वेरी हैप्पी इफ इंडिया इज एबल टू कन्विंस रशिया टू एंड द वॉर। बट इसके अंदर ट्रम्प जो कि क्रेडिट जीवी हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लास्ट, दिस डील इज वन ऑफ द बेस्ट डील जो इंडिया के लिए भी है, एंड होप सो यूएस इसको कॉन्फ्लिक्ट करने की जगह दे विल प्रपोज अ बेटर डील फॉर इंडिया एंड एडहेयर टू इट। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से, अगर पीएम मोदी ने फैनेटिक कॉल्स नहीं उठाई ट्रम्प साहब की और उन स्टेटमेंट्स ऑफ जेट्स गिर गए, कॉम्प्रोमाइज कराया, नोबल, ये वो सब का उन्होंने जवाब नहीं दिया और स्मार्टली इन सब चीज़ों को डील किया, और उनकी बार बार प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स के बाद भी कुछ नहीं बोले, तो उसका जस्टिफिकेशन सामने आज आ जाता है। होप सो हम एक बहुत बेहतरीन इंडिया के फ्यूचर को लुक कर रहे हैं, एंड दिस डील ओपन्स मैनी न्यू डोर्स फॉर इंडिया। फैक्ट्स और फिगर्स और बाकी चीज़ों के लिए कीप वॉचिंग, विल बी विद न्यू इनपुट्स वेरी सुन। आपको इंडिया और ईयू के डील के बीच में क्या बेटर लगा, आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें। एंड यूएस की डील और बाकी चीज़ों को लेके वही स्केप्टिज्म अभी भी है जो पहले था, एंड वी कांग्रेचुलेट पीयूष गोयल, जयशंकर जी, our foreign minister and the whole team for doing the stupendous work to get this deal done। ऐसे ही आगे बढ़ते चलें और ऐसे ही इकोनॉमी ग्रो करे। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।